दोस्तों स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम जो कि हिंदी का बेस्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमने जो भी परिभाषाएं हैं वो हमने इसमें कवर की है और जो आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं विगत वर्षों में हमने उनका भी इसमें कंपाइलेशन किया है। तो दोस्तों इसको पढ़ने के बाद फिर हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो पढ़ते हैं संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा की परिभाषा पहले देखते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा है दोस्तों, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अगर पूछे कि संज्ञा के भेद, तो संज्ञा अगर मूल रूप से पूछे तो दो होते हैं। एक होता है आपका यथार्थ, कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है आपका यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरी होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। पहली है यथार्थवाचक और दूसरी आपकी भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक में आपकी वो होती हैं जो दृश्य रूप में है, जो दिखाई देती हैं, और भाववाचक में जो अदृश्य होती है, जो कि दिखाई नहीं देती हैं। तो दोस्तों यथार्थवाचक में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और हम भाववाचक में पढ़ेंगे जो कि अदृश्य रूप में है, ये इसमें सिर्फ भाववाचक ही संज्ञा है। दोस्तों यदि हम देखें प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। यदि प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे तो दोस्तों आप 5 बताइएगा कौन कौन से होते हैं। आपके प्राचीन हिंदी के अनुसार आपकी ये पाँचों हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य और समूह, और ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों अगर आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछे, कौन पूछे? आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर पूछे तो आपकी संज्ञा कितनी होती है? मात्र 3 होती है। कौन कौन सी? जो आपकी होती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपकी ये द्रव्यवाचक संज्ञा। चूँकि ये जो समूहवाचक संज्ञा है और ये जो भाववाचक संज्ञा है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखी गई हैं। किसके? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखी गई हैं। ये समूहवाचक संज्ञा और आपकी ये भाववाचक संज्ञा आपकी ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही एक में ही कलेक्ट किए। और प्राचीन में ये 5 हो जाएंगे और आधुनिक में यही 3 होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। फिर दोस्तों हम एक एक को सबको पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार ये हैं। पहले जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो दोस्तों वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का क्या बताए दोस्तों? नाम बताए। जैसे आपका कोई भी नाम हो, जैसे राम, श्याम, ये सब जितने भी नाम हैं, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, पहाड़ों के, नदियों के नाम, गायों के नाम, पशुओं के नाम, जितने भी अगर नाम बताए तो वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पहचान कैसे करेंगे? पहचान उसकी ये होती है कि जो दिखाई देती हो, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, और ये सदैव एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों दुनिया में अकेली होती है। क्या होती है? दुनिया में अकेली होती है और एक होती है, केवल सिंगल होती है, वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हम कह दें कि राम, राम क्या है? राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूंकि ये दिखाई भी दे रहा है और ये बहुवचन इसका नहीं बना सकते। क्या राम का आप बहुवचन बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते, और ये दुनिया में अकेला है। राम क्या है? नाम और हो सकते हैं, लेकिन राम जो इसका नाम है वो व्यक्ति अकेला ही है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे आपका गंगा, दोस्तों नदियाँ तो बहुत होंगी, लेकिन अगर पूछ दे गंगा, नाम अगर दे दे तो वो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो जाति का बोध कराए। किसको बोध कराए? ये वह संज्ञा होती है जो जाति या उपजात का बोध कराती है, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों ये इसका अगर पहचानेंगे तो इसको देखें, ये पहचान क्या होगी इसको? ये दिखाई देती है, बहुवचन बनाया जा सकता है, जिसके जैसी, और ये शब्द याद रखना, जिसके जैसी और हो। जैसे हम मान लें मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगर पूछे दोस्तों ये गाय, गाय का है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। तो चूंकि गाय जैसी और गाय हो सकती है, लेकिन अगर कोई कह दे कि, जैसे कह दे श्यामा, श्यामा गाय, यानी गाय का नाम अगर श्यामा हो जाए तो ये व्यक्तिवाचक, चूंकि जो नाम बताए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जो जाति का बोध कराए वो आपकी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, मनुष्य। दोस्तों अगर पहाड़ कह दे, पहाड़, ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत कह दे
तो पर्वत भी क्या है, ये एक जातिवाचक संख्या। और दोस्तों जो जितने भी आपके भूकंप से संबंधित शब्द होते हैं, जैसे भूस्खलन हो गया, और यानी जितने भी आपके नक्षत्र से संबंधित हैं, वह आपके ये जातिवाचक संज्ञा के अकाउंट में। कुछ ही अपवाद हैं जिनको नहीं, लेकिन सभी आपके जितने भी भूकंप संबंधी हैं वो आपके जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो भाव को प्रदर्शित करे, किसको, वह संज्ञा जो भाव को प्रदर्शित करे वह आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। इसको पहचानेंगे ऐसे, जो दिखाई ना दे, अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे वो अदृश्य हो, और इसको महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस। और ये एक वचन, ये सदैव भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है, ये भी क्या होती है, एक वचन होती है। लेकिन दोस्तों जो जातिवाचक संज्ञा ये बहुवचन होती है। जैसे भाववाचक संज्ञा में एग्जाम्पल जैसे प्रेम, क्या प्रेम आप थाली में परोस सकते हो, नहीं ना। क्या आप प्रेम को देख सकते हो, नहीं। इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। प्रेम को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। प्रेम हो गया। जैसे आपकी ये हो गई ऊंचाई, ऊंचाई को आप थाली में परोस सकते हैं, नहीं, आप ऊंचाई को थाली में नहीं परोस सकते। तो ये आपकी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। प्रेम हो गया, ऊंचाई हो गया, ऐसे और भी शब्द होते हैं जो मतलब दिखाई ना दे, महसूस हो, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा। दोस्तों अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है, जैसे ऊंचाई है दोस्तों, आप कहोगे ऊंचाई का दोस्तों ऊंचाइयाँ हो जाएगा, जो कि बहुवचन में है, क्या है, ऊंचाइयाँ। अगर हम ऊंचाइयाँ की बात देखें दोस्तों, अगर यदि भाववाचक संज्ञा अगर बहुवचन बनता है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आपका ये चला जाएगा। अगर भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनता है तो ये क्या किस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, अगर बहुवचन बनता है तो। और जैसे बूढ़ा है दोस्तों, बूढ़ा भी क्या है, ये भी आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जवानी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या जवानी क्या है, ये आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखो हमने यहाँ लिखा भी है, यदि यदि बहुवचन हो तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। कौन, भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा, क्या आपकी ये जो भाववाचक संज्ञा है, अगर इसका बहुवचन बनता है तो ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। दोस्तों ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में बात करें तो जितने भी द्रव्य आपके पदार्थ होते हैं, जैसे अगर पहचान करें तो जैसे सभी द्रव्य पदार्थ की सभी अवस्थाएं आपकी ठोस, द्रव, गैस, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे और इनकी गिनती नहीं की जा सकती। क्या आप बर्फ को गिनती कर सकते हैं, क्या आप पानी को गिनती कर सकते हैं, नहीं ना। तो ये आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ गई। जैसे पानी हो गया आपका, घी हो गया, तेल हो गया, रिफाइंड हो गया, ये सब क्या, ये सब आपकी द्रव्यवाचक। आपका अनाज हो गया, और जितनी भी धातुएं हैं, धातुएं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। क्या, आल धातुएं, क्या, सभी धातुएं क्या हो जाएगा, आल धातुएं, ये क्या है, सभी आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे सोना, चांदी, ये सब क्या हो जाएंगी, ये सब आपकी हो जाएंगी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या हो जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएंगी। जैसे आपका हो गया सोना, चांदी, और ये लोहा, जितने भी मेटेलिक पदार्थ हैं वो आपके हो जाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अनाज हो गया आपका, अनाज, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने, नेक्स्ट हमारा है समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों समूहवाचक संज्ञा जो समूह को दर्शाए वो क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होंगी जो समूह को दर्शाएंगी। जैसे अगर समूह में क्या आ जाएगा, भीड़, भीड़ क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। सेना क्या है आपकी, ये सेना क्या है आपकी, ये आपकी हो जाएगी चूंकि सेना जो होती है समूहवाचक संज्ञा होती है। चूंकि सेना में एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। टुकड़ी, जैसे सेना की टुकड़ी बोल दी जाए, टुकड़ी, ये क्या है, ये भी आपकी समूहवाचक संज्ञा है। दोस्तों दल, दल क्या होता है, ये भी आपका समूहवाचक संज्ञा है। दल के अलावा जैसे आपसे कह दिया जाए, दल के अलावा पुलिस,
पुलिस, गुच्छा, क्या हो जाएगा आपका गुच्छा। ये सभी आपके समूहवाचक जो समूह को दर्शाएं, जो दो से अधिक हों, दो या दो से अधिक हों और एक साथ हों, तो वह आपका समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा दोस्तों सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, सर्वनाम में क्या, जो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। जैसे ऋषि जा रहा है, और इसमें नेक्स्ट है मोहन और सोहन जा रहे हैं। अगर ऋषि क्या है, ये एक संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी है, जिस जो दुनिया में अकेली हो और एक वचन हो और दिखाई देती हो, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऋषि आपकी संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों, संज्ञा हो जाएगी। और ऋषि के जगह हम प्रयोग कर दें वह क्या है आपका सर्वनाम। ऋषि जा रहा है, ऋषि के जगह हमने वह लिख दिया, वह जा रहा है, तो ये वह क्या है, ये हो जाएगा आपका सर्वनाम। इसी प्रकार मोहन और सोहन जा रहे, ये मोहन और सोहन क्या है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मोहन और सोहन की जगह हमने वे प्रयोग कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सर्वनाम। वे शब्द का क्या है, ये सर्वनाम है। दोस्तों सर्वनाम का काम क्या होता है, सर्वनाम दोस्तों संज्ञा की आवृत्ति को रोकता है। दोस्तों जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो जैसे कोई हम राम पर पैराग्राफ लिख लें, तो राम क्या हर बार राम लिखेंगे, राम कानपुर जाता है, राम खाना खाता है, राम पढ़ता है, तो हर जगह हम राम का प्रयोग नहीं पैराग्राफ में कर सकते, उसमें हम वह एक लगाते हैं, राम की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए परिभाषा में भी कहा गया है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। दोस्तों सर्वनाम के अगर भेद कहे तो सर्वनाम के दोस्तों कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर्वनाम के निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा है निजवाचक सर्वनाम, और छठा है पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो दोस्तों इसमें कौन सा आता है, निश्चयवाचक में दोस्तों आपका कौन सा आएगा, यह आएगा और वह आएगा। अगर दोस्तों सर्वनामों की संख्या पूछे तो दोस्तों सर्वनामों की संख्या होती है 11। आपका कौन कौन से होते हैं, निश्चयवाचक में 2 आएंगे, यह वह, और अनिश्चयवाचक में आएगा कोई और कुछ। क्या आएगा दोस्तों, कोई और कुछ। और संबंधवाचक में आएगा जो और सो, जो और सो। और आपका प्रश्नवाचक में आएगा कौन क्या। और निजवाचक में आएगा आपका आप। और पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा मैं और तू। तो ये आपके हो गए पूरे 11, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, यानी कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और भेद पूछे तो 6 होते हैं। तो इनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे सर्वनामों की कुल संख्या अगर पूछे तो दोस्तों ये होती है आपकी 11 होती है, हमने यहाँ पर लिखा भी है। जैसे पुरुष सर्वनाम, पुरुष सर्वनाम में क्या है, मैं और तू आएगा। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आएगा, जो और सो आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह आएगा। और आपका निजवाचक सर्वनाम में आप आएगा। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ आएगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन और क्या आएगा। दोस्तों अगर ये जो और शब्द है कोई वाक्य देगा तो जो सो की जगह पर आपको जैसा और वैसा भी देगा, जैसा वैसा और जिसे, ऐसे शब्द आएंगे वाक्य में, और वहाँ पर आपको संबंधवाचक सर्वनाम ही बताना है। जैसा वैसा जिसे, अगर ये शब्द आए तो आपको वहाँ पर कौन सा सर्वनाम बताना है, संबंधवाचक सर्वनाम बताना है दोस्तों। और ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके पुरुषवाचक में, आगे हम देखेंगे अभी एक एक करके जब पढ़ेंगे। अब है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसको इसलिए सर्वनाम दोस्तों संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं क्योंकि यह और इसके क्या होते हैं, 2 शब्द होते हैं, यह और वह। इसके सर्वनाम क्या होते हैं, यह और वह। अगर कोई है तो हम यह का प्रयोग करेंगे, वह का प्रयोग करेंगे, यानी कि वो संकेत देंगे कि या यह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो यहाँ पर हम संकेत देंगे, तो ये इसलिए इसे संकेतवाचक भी कहते हैं। और पहचान अगर हम इसकी बात करें तो यह निश्चित
व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। किसको? निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी कार है और यह मेरी साइकिल है, तो ये दोस्तों क्या है? ये एक आपका सर्वनाम है। क्या है? और मेरी, मेरी भी दोस्तों एक सर्वनाम है। क्या है? मेरी भी एक सर्वनाम है। और जो ये कार है ये आपकी क्या है? ये आपकी हो गई संज्ञा। इसी प्रकार हम इसमें देखें तो यह एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और कार भी कार क्या है? कार एक संज्ञा है। तो दोस्तों इसमें और इसमें, जबकि इसमें सर्वनाम नहीं है, यानी कि इसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम में नहीं रखेंगे, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि जब भी अगर दो सर्वनाम आ जाएं, देखो यहाँ पर भी यह भी सर्वनाम है और मेरी भी शब्द सर्वनाम है और कार संज्ञा, जहाँ पर दो सर्वनाम आ जाए तो वहाँ आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, वहाँ आपका सर्वनाम के नियमों का पालन होता है। जबकि यहाँ पर यह सार्वनामिक विशेषण में आ जाएगा, यह कार मेरी है, यानी कि यहाँ सिर्फ एक सर्वनाम है और उसके बाद क्या आ गई है? संज्ञा आ गई। इसी प्रकार नीचे वाले में ये भी आपका सर्वनाम है, यह मेरी साइकिल है, तो यहाँ पर यह भी सर्वनाम है और मेरी भी सर्वनाम है, और ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। जबकि यह साइकिल मेरी है, यहाँ सिर्फ एक सर्वनाम आया, साइकिल संज्ञा हो जाएगी, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम का पालन नहीं होगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है जहाँ पर किसी वस्तु का बोध ना हो, यानी कि हम कंफर्म ना कर पाए कि ये वस्तु वही है। जैसे वे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, यानी जिसके बारे में हमें कंफर्म नहीं होता है कि ये वस्तु वही है, यानी कि जिसको हमें मालूम नहीं होता, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जैसे कोई, कुछ, इसकी पहचान क्या है? कोई और कुछ। जैसे बाहर कोई खड़ा है, वहाँ कुछ पानी, यानी बाहर कोई खड़ा है, हमें मालूम नहीं है कौन है। वह आपका कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, आपके फूफा भी हो सकते हैं, आप जिससे प्यार करते हैं वो भी हो सकता है, आप जिसको चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कुछ पता नहीं है कि कौन है, तो वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक। जैसे वहाँ कुछ पानी है, कुछ कुछ का मतलब कितना पानी है, हमें मालूम ही नहीं है कि वहाँ पर कितना पानी है, क्या है, तो वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जहाँ पर हमें कंफर्म नहीं होता कि वहाँ पर कौन है। जैसे दरवाजे पर कोई है, दरवाजे पर कोई है, कोई है, तो हमें ये मालूम ही नहीं है कि वहाँ पर कौन है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। हमें निश्चित नहीं मालूम होता है कि वहाँ कौन है, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ पर दोस्तों प्रश्न का बोध हो, वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे आप क्या खाया, आपने क्या खाया, तुम कहाँ जा रहे हो। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह भी देगा, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के जरूर देगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत ही सरल है। फिर है नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। यह सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे जो सोएगा वो खोएगा, यह सर्वनाम दो उपवाक्यों को, जैसे जो सोएगा वह खोएगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो दोस्तों हमने जब संबंधवाचक बताया था, तो हमने बताया था कि जो सो तो देगा ही देगा, इसके अलावा आपको वाक्य में जैसा क्या देगा? जैसा और वैसा भी दे सकता है, जैसा, वैसा और जिसे। तो वहाँ पर आपको क्या बताना है? संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। जरूरी ही नहीं है कि जो सो दो ही शब्द दे, ये भी आपको जैसा वैसा भी दे देगा। तो वहाँ पर आपको संबंधवाचक बताना है, जो सो के अलावा भी ये देगा। जैसे इसमें जो दिया है, इसमें वैसा शब्द दिया है, यहाँ पर जो और वो वह दिया, और दोस्तों वो भी दे सकता है जो। ये शब्द अगर कहीं पर वाक्य में आए और पूछे, तो वहाँ पर आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। फिर नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में स्वयं को दर्शाया जाता है। इस सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः की बात होती है, यानी खुद की बात होती है, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे अगर हम इसकी पहचान की बात करें दोस्तों, तो यहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः,
आदि शब्द आते हैं तो ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के देखें तो जैसे मैं स्वयं चाय बनाऊंगा, यानी स्वयं की खुद की बात कही गई है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये क्या है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, निजवाचक, चूंकि अपने आप की बात करा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। जैसे वह खुद ही उड़ जाएगा, वह खुद ही उड़ जाएगा, तो यहाँ पर भी यानी स्वयं की बात कही गई है, तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे तुम स्वतः चले जाओगे, तुम स्वतः चले जाओगे, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं की बात कही है, खुद की बात जहाँ पर कही हो, अपने आप की बात जहाँ पर हो, तो वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने शब्द बताए थे कौन से, मैं और तू, कौन बताए थे, मैं और तू। और पुरुषवाचक के भी अपने तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी अपने तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष। दोस्तों जो प्रथम पुरुष आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, पर्सन, पर्सन ने आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसमें आपने पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन में आई और वी, और सेकंड पर्सन में यू पढ़ा होगा, और थर्ड पर्सन में आपने ही सी इट दे ये सब पढ़े होंगे। तो जैसे प्रथम पुरुष ये वक्ता है जो कहता है, बात को कहता है। प्रथम पुरुष में जो वक्ता होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, ये वक्ता होता है। और ये इसमें जो शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रथम पुरुष में आई वी, मैं और हम होंगे। कौन से होंगे प्रथम पुरुष में, हम। और मध्यम पुरुष की बात करें, ये श्रोता होता है, यानी कि ये सुनने वाला होता है। मध्यम पुरुष कौन होता, यू, यानी कि कौन होगा, तुम हो जाएगा। और अन्य पुरुष में कौन हो जाएंगे आपके, जिसके बारे में बात कही हो, यानी कोई तीसरा, यानी तो ये कौन से हो जाएंगे आपका, यह, वह, ये और वे, ये सब हो जाएंगे, ये और वे हो जाएंगे। तो ये शब्द आते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो दोस्तों इसमें बताना है, जैसे पहला है तुम्हें बाजार जाना है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, तुम्हें बाजार जाना है, तो ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, तुम्हें बाजार जाना है। तू से तुम से तुम्हें बतना, जैसे मैं है शब्द, तो मैं से क्या बनेगा, मुझे, और हम से हमारा, हमसे, तुम से कौन से शब्द बन सकते हैं, तुम, तुम्हारा, और यह से आपके ये वे ये तो ही रहेंगे ही रहे। जैसे वह काम करना चाहता है, किसी तीसरे की बात करना चाहता है, तो ये आपका अन्य पुरुष हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इन्होंने अपना सर्वस्व लुटा लिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। फिर हमको यह कार्य करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, आपका प्रथम पुरुष हो जाएगा। वह बेईमान लड़का है, किसी अन्य की बात करिए, तो ये आपका अन्य पुरुष हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। तो दोस्तों इस प्रकार आपके संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट होते हैं। अब हम आप देखेंगे नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये प्रश्न आपके दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने इसको कवर किया है इस टॉपिक में। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न कौन सा है, पहला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। भाववाचक संज्ञा में दोस्तों हमने क्या बताया था, जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना दे, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, और जिसको हम प्लेट में परोस नहीं सकते, तो वह आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे राजनीतिज्ञ, पहुँच, सामर्थ्य और शक्ति। क्या दोस्तों हम शक्ति को देख सकते हैं, नहीं, हम देख नहीं सकते, शक्ति को महसूस कर सकते हैं। क्या शक्ति को प्लेट में परोस सकते, नहीं, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। लेकिन पूछा है शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो किस में नहीं है, सामर्थ्य, सामर्थ्य क्या देख सकते हैं, नहीं, ना ही इसको हम देख सकते हैं, नहीं परोस सकते। पहुँच, पहुँच दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो आपका जो राजनीतिक शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जो राजनीतिक है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसमें सभी में भाववाचक संज्ञा है नीचे वाले तीनों में, जबकि राजनीतिक एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तो तुम सभी प्रश्न को हाईलाइट या इनको डिस्क्राइब करते चलेंगे, यानी
इन सभी को हम विस्तृत में बताते चलेंगे इन प्रश्नों को। फिर है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। कौन सी? हमारा पहला ऑप्शन है खुशहाली, फिर है चोरी, फिर मजदूरी, फिर हो जाएगा आपका दलाली। तो इसमें कौन सा है जो आपकी जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? बताइए दोस्तों। दलाली। दोस्तों दलाल शब्द क्या है? दलाल आपकी जातिवाचक संज्ञा की, दलाल जैसे और दलाल, यानी जातिवाचक संज्ञा एक जैसे और हो तो वो आपकी क्या हो जाएगी? जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर पूछा जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं, यानी जातिवाचक से नहीं बनी है। फिर है मजदूर। मजदूर एक जातिवाचक संज्ञा है जिससे बनी है मजदूरी। नेक्स्ट है हमारा चोरी। चोर से बना चोरी। चोर एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो खुशहाल है ये क्या है? ये एक विशेषण है। खुशहाल आदमी, संज्ञा के पहले अगर जिस संज्ञा की जो विशेषता होता है वो विशेषण होता है। जैसे यहाँ पर आदमी लगा दें, खुशहाल आदमी, खुशहाल आदमी, तो ये आपकी विशेषण हो जाएगा। तो खुशहाल से बना है खुशहाली, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशहाली, क्योंकि यह किससे बना है? यह एक विशेषण है। और ये सभी, जबकि ये सभी आपकी जो भाववाचक संज्ञा हैं ये सब आपकी बनी है, किससे बनी है? ये सभी जातिवाचक संज्ञा से बनी है। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मिठास में कौन सा भेद है दोस्तों? क्या जातिवाचक है? नहीं दोस्तों, आपका व्यक्तिवाचक भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा इसमें। है ये आपका राइट्स का हो जाएगा आंसर भाववाचक। जो मिठास शब्द है मिठाई से बना है दोस्तों। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है और मिठाई से बना है मिठास, जो कि आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताओ। कौन सी है? रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा ये बताना है। ऑफिसर दोस्तों ये एक जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ऑफिसर जैसे और ऑफिसर हो सकते हैं, यानी जिसके जैसे और, जहाँ पर जिसके जैसे और हो तो वहाँ पर आप क्या हो जाएगा? आपकी जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में अकेली हो, दिखाई देती हो और उसका बहुवचन ना हो तो वो व्यक्तिवाचक। समूह में समूह को दर्शाएगा और द्रव्यवाचक में सभी आपके मेटेलिक पदार्थ हो जाएंगे और तरल पदार्थ भी हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपका। लेकिन जाइए ऑफिसर जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर हमारा नेक्स्ट है, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। इनमें व्यक्तिवाचक दोस्तों घरेलू, स्वतंत्र, भला। तो दोस्तों ये जो मांडवी है ये किसका? ये नदी का नाम है दोस्तों। जो नाम होते हैं वो आपके हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छाटिए। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छाटिए। मैं आपकी सज्जनता, उदारता, माधुर और गौरवर्ण से प्रभावित हूँ। तो पहला है उदारता, ये कौन सी संज्ञा है? प्रभावित कौन सी संज्ञा है? माधुर्य कौन सी संज्ञा है? और सज्जनता में बताना है कौन सी संज्ञा है। 6 नंबर, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छाटना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभावित। चूंकि प्रभावित व्यक्ति ये एक विशेषण है। ये क्या है? ये एक विशेषण है, जबकि उदारता और माधुर, सज्जनता ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। बताइए। पेड़ एक क्या है? ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नीम जातिवाचक संज्ञा है। नीम दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि नाम है। फिर ऊंचाई, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी? हमने बताया था ऊंचाई एक भाववाचक संज्ञा है। और ये जो ज़्यादा है ये क्या है? ऊंचाई एक कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा गया, क्योंकि अगर ऊंचाइयाँ का दोस्तों बहुवचन करेंगे, ऊंचाई का ऊंचाइयाँ हो जाएगा, तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अगर दोस्तों भाववाचक संज्ञा की अगर बहुवचन बनता है तो आपको वो जातिवाचक में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जातिवाचक में पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना है। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महान देश है। भारत क्या है? भारत महान देश है। इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा छांटिए। भारत क्या है? भारत महान देश और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है?
जो देश शब्द है ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देश आपका जाति, चूँकि देश जैसे और देश, लेकिन जो भारत है, भारत ये नाम है, तो ये आपका ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। और आपका जो ये महान है ये आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त जो शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है उन्हें छांटिए। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, जैसे मेरे लिए मान, सम्मान और यश अपयश निरर्थक है। बताइए इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? यश, निरर्थक, अपयश और मान, इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो ये यश आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, अपयश ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मान ये भी, चूँकि हम इसको देख नहीं सकते और इनको हम क्या, इनको हम थाली में प्लेट में परोस नहीं सकते। लेकिन जो ये निरर्थक शब्द है, निरर्थक एक विशेषण है, जैसे निरर्थक आदमी, निरर्थक व्यक्ति, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका विशेषण हो जाएगा, ये यहाँ पर विशेषण का काम करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं, हमारा 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? बताइए सभी शब्द भाववाचक संज्ञा। गाय ये तो होगा नहीं, चूँकि गाय एक जातिवाचक संज्ञा। आय, साधना और ऊंचाई। फिर है धैर्य, चतुराई, राधे श्याम, इसमें भी नहीं है। अकेलापन, ब्रज, दृढ़, इसमें नहीं, यानी कि आपका जो बी ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। आय क्या दिखती है? क्या आप प्लेट में परोस सकते हैं? नहीं। ऊंचाई को आप प्लेट में नहीं परोस। साधना जो पूजा अर्चना, साधना नाम नहीं दोस्तों, यहाँ पर पूजा अर्चना वाली है, जो पूजा की जाती है, जो साधना की जाती है, वो यहाँ पर वो शब्द है। तो ये आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 11 नंबर, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है? बताइए जटिल किसके आगे लगाने से हमारा सही होगा? जटिल समस्या, जटिल स्थिति, जटिल दृष्ट, जटिल प्रश्न। दोस्तों प्रश्न जटिल नहीं, प्रश्न जटिल होते हैं। जो जटिल शब्द सही उपयुक्त संज्ञा के लिए है वह है आपका जटिल समस्या। समस्या जटिल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल समस्या। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 12 नंबर, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए घड़ी समूहवाचक संज्ञा है, ये गलत है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गलत है। भाववाचक संज्ञा है, गलत है। ये एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, चूँकि घड़ी जैसी और घड़ी हो सकती है और घड़ी का बहुवचन भी बनता है और दिखाई भी देती है, तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? नहीं। क्या यह समूहवाचक संज्ञा है? बताइए। क्या यह द्रव्य भाववाचक संज्ञा है? नहीं। क्या यह द्रव्यवाचक संज्ञा है? नहीं। ये एक परिवार जो होता है ये एक समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा है? ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों यहाँ समूहवाचक संज्ञा गलत लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? हिमालय क्या है? हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, चूँकि हिमालय नाम है और ये दुनिया में अकेला है। जो दुनिया में अकेला हो और एक वचन हो तो वह आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि नाम और जो दुनिया में अकेली हो वो व्यक्ति संज्ञा। लेकिन जो पहाड़ जैसे और भी पहाड़ हो सकते हैं तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा पहाड़, ये आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पहाड़ जो है आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 15 नंबर, कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, जल द्रव्यवाचक, चांदी द्रव्यवाचक, रिफाइंड द्रव्यवाचक, तेल और घी ये आपके द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन जो ये दल शब्द है, क्या ये जो दल शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? दल किस में होता है? समूहवाचक संज्ञा में होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भूस्खलन। दोस्तों जितने भी आपके
मतलब भूकंप से संबंधित होते हैं वे सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी आपकी आपदाएं होती हैं सदैव क्या होती हैं, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। क्या होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, बाकी ये आपके हो जाएंगे रॉन्ग। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर, इनमें से कौन सी अदृश्यवाचक संज्ञा है? दोस्तों अदृश्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है? अदृश्यवाचक संज्ञा दोस्तों आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अदृश्यवाचक संज्ञा होती है जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अब इसमें भाववाचक आपको बताना है कौन सी है। अदृश्यवाचक संज्ञा जो दिखाई नहीं देती है, वो जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। तो बताइए इसमें कौन सा? पानी आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, चांदी द्रव्यवाचक, और गाय जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जबकि ये प्रेम है, क्या प्रेम को हम थारी में परोस सकते हैं? नहीं। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट है, कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन रहती है? बताइए कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती है? दोस्तों कौन सी संज्ञा सदैव एक वचन नहीं रहती है? बताइए। तो आपकी ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हो जाएगी? एक वचन में अगर कहें तो ये आपकी ये सदैव एक वचन नहीं रहती है, जातिवाचक संज्ञा। और ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दुनिया में क्या होती है? ये दुनिया में अकेली होती है और एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा भी आपकी दुनिया में अकेली होती है और एक वचन होती है। अगर भाववाचक संज्ञा का आप बहुवचन बनाएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? बताइए। समूहवाचक, क्या राम समूहवाचक है? क्या हिमालय समूहवाचक है? क्या अनाज समूहवाचक है? क्या सेना समूहवाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो ये है सेना शब्द, ये एक समूहवाचक संज्ञा। जबकि राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा और अनाज आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? अगर दोस्तों मूल रूप से पूछे संज्ञा, तो आपकी ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है? दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितनी? यथार्थवादी संज्ञा और यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों आधुनिक हिंदी के अनुसार पूछे, आधुनिक के अनुसार पूछे तो आधुनिक के अनुसार 3 होती है। कौन सी? आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, कौन सी होगा आपकी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपकी ये द्रव्यवाचक। ये सभी क्या है? ये आधुनिक हिंदी। लेकिन अगर पूछे भाववाचक तो सॉरी दोस्तों, अगर प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे तो प्राचीन में 5 हो जाएंगी आपकी, 2 ये हो जाएंगी। प्राचीन में पूछे तो प्राचीन में आपकी 2 और जुड़ जाएंगी। कौन सी जुड़ जाएंगी? आपकी भाववाचक हो जाएगी और एक और कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक हो जाएगी आपकी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि 2 ये और ये 5, ये प्राचीन हिंदी के प्रकार हैं, भेद है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से? जिसमें अनिश्चयवाचक है वह, इसमें तो अनिश्चय है नहीं, चूंकि वह संकेतवाचक आ गया, निश्चयवाचक आ गया। अनिश्चय पूछा, मैं और हम इसमें है नहीं, मैं हम तुम आप ये भी नहीं होगा, और कोई कुछ किसी, ये आपके अनिश्चयवाचक है, जिसमें हमें निश्चित नहीं होता है कि कौन वह है, जिसमें हमें निश्चित नहीं होता है, तो वहाँ पर आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पुरुष सर्वनाम। दोस्तों यहाँ पर सर्वनाम चालू हो गया है, तो यहाँ पर है पहला, पुरुष सर्वनाम के भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? पुरुष सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद होते हैं। कौन से होता है? एक प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। दोस्तों ये जो अंतिम पुरुष है, क्या मध्य पुरुष ये है आपका अन्य पुरुष भी है? तो निम्न में से क्या पूछा गया है? भेद निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतिम पुरुष, चूंकि ये पुरुष सर्वनाम का कोई भेद है नहीं, चूंकि यही 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हमारा नेक्स्ट है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम? बताइए। तो ये कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर हमारा नेक्स्ट है, सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है, बताइए। सर्वनाम के संबंध में कौन सा एक असत्य कथन है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वनाम के रूप में लिंग के अनुसार नहीं बदलते। सर्वनाम के रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते। फिर है वचन कारक के प्रभाव में इसका रूप बदल जाता है। संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द है शब्दों का विराम। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों। दोस्तों ये नहीं बदलते, ये दोस्तों ये सही है। इसका इसमें क्यों ढूंढना है असत। तो पहला है सर्वनाम के रूप में लिंग के अनुसार नहीं बदलते, सही है। वचन कारक के प्रभाव में इनका रूप नहीं बदलता। संज्ञा की तरह ये भी विकारी शब्द हैं। तो दोस्तों ये जो सर्वनाम शब्द है शब्दों का विराम, क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये शब्दों का विराम नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सर्वनाम है शब्दों का विराम। ये गलत जो किया है। फिर नेक्स्ट है हमारा 25 नंबर, आप अब खाना बना लीजिए। इस वाक्य में आप शब्द क्या है, कौन सा सर्वनाम है, बताइए। क्या मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या उत्तर पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्या संबंधवाचक पुरुष है? सॉरी दोस्तों, संबंध पुरुषवाचक सर्वनाम है या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताइए कौन सा है। आप शब्द, तो दोस्तों आप किस में है, बताइए। आप मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, चूँकि हमने अभी अभी बताया था कि जो मैं और हम होते हैं, आएगी दोस्तों, मैं और हम ये आपके प्रथम पुरुष होते हैं, आप मध्यम पुरुष होता है, और यह वह ये भी ये आपके हो जाएंगे अन्य पुरुष में। फिर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं, बताइए। सभी सर्वनाम आपके पुरुषवाचक हैं। हम तुम ये वे मैं। आप कुछ दोस्तों इसमें है नहीं, आप कुछ जो ये तो अनिश्चयवाचक में कोई स्वयं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में पहुंच जाएगा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा आपका हम तुम ये और वे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, मुझे अपने गांव जाना है। इस वाक्य में सर्वनाम है, बताइए। मुझे अपने गांव जाना है, इस वाक्य में सर्वनाम बताइए कौन सा होगा। क्या निजवाचक सर्वनाम होगा? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा? क्या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, बताइए कौन सा होगा। मुझे अपने गांव जाना है, तो दोस्तों ये मुझे शब्द है, ये आपका हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका राइट आंसर होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, क्योंकि मुझे हम ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पर्सन है, तो इसलिए ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर नेक्स्ट है हमारा, वह कितनी सुंदर लग रही है। इस वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है, बताइए। वह कितनी सुंदर लग रही है, इस वाक्य में वह शब्द कौन सा है, सर्वनाम बताइए। क्या संबंधवाचक सर्वनाम है? क्या निजवाचक सर्वनाम है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, बताइए। तो दोस्तों यह वह है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निश्चयवाचक, ऑप्शन सी नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा, उसे क्या पता। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हो, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक, कौन सा। दोस्तों जिसे जैसा वैसा जो सो जो शब्द आते हैं, ये आपको क्या बताते हैं, ये आपके संबंध को बताते हैं। किसको बताते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन कौन से शब्द होते हैं? जो, सो, जैसा, वैसा, वो, जिसे, जिसको, ये शब्द क्या है? ये संबंध को बताते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। फिर नेक्स्ट है हमारा, किस क्रम में किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, बताइए। एक पुस्तक को देखा, यह कितनी उपयोगी है। फिर है आपका शुभ नाम क्या है। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है। कोई कुछ भी कहे, हमें क्या।
इसमें बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। कौन सा होगा? आपका जो ए नंबर है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। बाकी आप शुभ नाम क्या, ये मध्य पुरुष हो जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? फिर अरे नालायक तू इधर कहाँ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये अन्य पुरुष, सॉरी दोस्तों, ये जो मैं और तू है ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जबकि यह पुस्तक को देखा, यह कितनी सुंदर, जो ये शब्द है दोस्तों कौन सा, जो यह शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। फिर हमारा नेक्स्ट है वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता, वक्ता क्या आपका पुरुषवाचक होगा, प्रथम पुरुष होगा, क्या मध्यम पुरुष होगा, क्या उत्तम पुरुष होगा, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष, क्योंकि जो वक्ता होता है वो अपने लिए प्रयोग करता है वह आपका प्रथम पुरुष, जो श्रोता है उसमें मध्यम पुरुष, जो तीसरे किसी अन्य की बात हो तो वह आपका अन्य पुरुष में जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है? सर्वनाम संज्ञा की प्रवृत्ति को रोकता है, क्या ये सही है? फिर हमारा सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, क्या ये सही है? सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता है, क्या ये सही है? सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, क्या ये सही है? कौन सा राइट आंसर का बताइए। 32 का बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकता है। ऑप्शन जो ए नंबर है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर है ये आपका राइट आंसर होगा। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वनाम का भी अपना लिंग वचन होता नहीं, ये संज्ञा के अनुसार होते हैं। सर्वनाम के बिना भी वाक्य सुंदर हो सकते हैं, नहीं दोस्तों, नहीं हो सकते। फिर नेक्स्ट है हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 11। सर्वनामों की अगर भेद पूछे तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? अगर भेद पूछे दोस्तों तो आपके भेद होते हैं 6। अगर संख्या पूछे दोस्तों तो ये संख्या आपकी होती है सर्वनामों की 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? बताइए। सीधा शब्द का प्रयोग क्रिया विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, बताइए निम्नलिखित में किस में प्रयोग नहीं किया जा सकता? 34 नंबर क्वेश्चन बताइए। प्रयोग नहीं किया जा सकता सीधा शब्द का दोस्तों संज्ञा में भी प्रयोग किया जा सकता है, विशेषण में भी प्रयोग किया जा सकता है, क्रिया विशेषण में भी प्रयोग किया जा सकता है दोस्तों। तो बताइए किस में नहीं प्रयोग किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, विशेषण में सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर जिन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए होता है, बताइए राइट आंसर इसका बताइए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने के लिए यानी श्रोता प्रयोग करता है वो आपका क्या होता है? मध्यम पुरुष। कौन सा होता है आपका? ऑप्शन हो जाएगा बी, चूँकि प्रथम पुरुष आपका वक्ता होता है, कहने वाला होता है, और तीसरे जिसकी बात कही जाती है अन्य की बात वह आपका अन्य पुरुष में हो जाएगा, लेकिन जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष होता है। नेक्स्ट है हमारा 36 क्वेश्चन जैसे वह आया वैसे ही चला गया इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम किस प्रकार है? लिखिए। जैसे वह आया वैसे ही चला गया, हमने क्या बताया था? जैसा वैसा शब्द कहीं आए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? आपका संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट है हमारा 37 वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का प्रकार है, लिखिए बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जो दोस्तों आप अपने आप और स्वयं या खुद की बात करें तो वहाँ आपका हो जाएगा
निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है 38 नंबर, सॉरी दोस्तों 38 है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम में कौन सा भेद है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा वैसा जिसे वो वैसा ये शब्द आ जाए तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। फिर हमारा नेक्स्ट 39 है, आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो शब्द भला, जो आप शब्द है दोस्तों, आप स्वयं खुद ही अपने आप, ये आपके क्या बताते हैं, ये आपके निजता को बताते हैं, यानी स्वयं को बताते हैं। तो ये हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट है हमारा 34 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखो बाहर कोई आया है में कौन सा सर्वनाम है? देखो बाहर कोई, दोस्तों ये कोई शब्द है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को बताता है, यानी जिसमें हमें निश्चित नहीं होता है कौन है। यह आपकी जो फूफा भी हो सकते हैं, आपके जो प्रिय, जो आपकी सबसे प्रिय होती है वो भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है, यानी हमें कोई निश्चित नहीं मालूम होता। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका ये फ़ायदा होगा, हमारी और भी वीडियो हैं जो कि टिक पर आधारित हैं। ये दोस्तों बेसिक है, और भी वीडियो हैं जो सभी वीडियो हमारी टिक पर आधारित हैं, और इससे आपको ये फ़ायदा होगा। इसका अध्ययन करने से आपको आपके यानी एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।